हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि आपके जो सेंटेंस हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स की हमने वन बाय वन प्रैक्टिस भी कर ली थी। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। इसको बेसिकली हम तीन पार्ट में पढ़ने वाले हैं। वन इज सिंपल सेंटेंस, और सेकंड आपका कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा आपका सिंपल सेंटेंस है, कौन सा आपका कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो उसी की नॉलेज आज हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं इसे। सेंटेंस, इसको डिवाइड करेंगे हम अब तीन पार्ट में। तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात यहां पर यह आती है कि किन सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस कहोगे, किन को आप कंपाउंड सेंटेंस कहोगे और किसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहोगे। तो देखते हैं हम इनको वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस को, कि हम सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। तो देखते हैं, तो हमारी हेडिंग पढ़ने वाली है सिंपल सेंटेंस। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस की, तो इसमें क्या होगा, वन सब्जेक्ट, इसमें वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। इसकी जो कंडीशंस होगी क्या होगी, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। मतलब इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक आपकी वर्ब होगी। ठीक है, अच्छा, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो या तो उसमें क्या कंडीशंस होगी, वन सब्जेक्ट या वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ये आपकी किसकी कंडीशंस हो गई, सिंपल सेंटेंस की। अब इसको हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कौन सा आपका सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला, राहुल इज प्लेइंग चेस। राहुल इज प्लेइंग चेस। अब देखो, ये वाली अगर कंडीशंस फॉलो हो रही है तो हम बोल देंगे ये आपका सिंपल सेंटेंस है। तो ये तो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, और ये आपका पूरा प्रेडिकेट बोल सकते हैं अगर ये नीचे वाली कंडीशंस अगर हम फॉलो करें। वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अगर हम वन वर्ब की बात करें तो ये आपकी वन वर्ब भी होगी। तो वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, तो हम इसे क्या बोल देंगे कि ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और देख लेते हैं, मोहित सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस। मोहित सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हम प्रेडिकेट को देखना चाहें तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। अगर वन वर्ब देखना चाहें तो ये आपकी वर्ब होगी। दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, हो सकता है एक भी करे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब, इसे भी हमने क्या बोल दिया कि अगर इसने सिंपल सेंटेंस की कंडीशंस फॉलो की है तो ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया है। और देख लेते हैं, दीपक
हैज इनवाइटेड मी। अब इसमें देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब देखो ये हेल्पिंग है, ये मेन वर्ब। अब इनको अलग अलग काउंट नहीं करना है कि ये आपकी इसमें आप बोल दो कि दो वर्ब हो गई। ये आपकी दो वर्ब नहीं है, ये उसके प्रकार हैं वर्ब के, लेकिन इसे काउंट आप एक ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ये तो आपने पहले ही पढ़ चुका है, हालांकि इसका नाम ही है सिंपल सेंटेंस, इसीलिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। लेकिन अब हम सीखेंगे कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस आप किसको कहोगे, उसकी कंडीशंस देखते हैं। हेडिंग हमारी बढ़ेगी कंपाउंड सेंटेंस। अब भाई कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, उसमें देखो, अ सेंटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट, मतलब एक सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब क्लाउज आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज का ही दूसरा नाम होता है हमारा मेन क्लाउज। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन से, मेन क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है तो इसका अपने आप में क्या है, ये मेन है खुद, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज को हमने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया था, क्लाउज जब हम आपको टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद अब उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम आपकी टू इंडिपेंडेंट क्लाउज होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट क्लाउज आपकी कौन से होते हैं, मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज। यही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो देख लो, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ये एटलीस्ट किसमें होने चाहिए, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। किसमें, एक सेंटेंस में आपकी कम से कम टू आपकी कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लाउज। अच्छा, उसके बाद अब आपको पता है कि ये खुद में क्या है, मेन। इंडिपेंडेंट क्लाउज को क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज। मेन क्लाउज बोलते हैं भाई। ठीक है, अब जब ये खुद अपने आप में मेन है तो ये किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी। तो ये लाइन भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी डिपेंडेंट क्लाउज। It does not require any dependent clause. अब इसका मतलब क्या हुआ, कि इसको किसी की जरूरत नहीं होती, किसकी, डिपेंडेंट क्लाउज की इसको जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायर। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लाउज किसे हम कहते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट, ये पिछले में पढ़ा चुके हैं सब, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लाउज को भी फिर मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल इसके क्या रहने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस के। अच्छा, एक यहां पर नोट लिखने की जरूरत है, क्या, कि एक मैंने आपको एक क्लाउज और पढ़ाई थी, कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज जो होती है आपकी, ये एक तरीके की मेन क्लाउज ही होती है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या, ये सहायक है उसकी, जैसे वर्कर, को वर्कर।
ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वर्कर, ये कोवर्कर, ये उसका हेल्पर है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे जाके ये भी बनेगा भाई वर्कर, एक अच्छा कारीगर बनेगा जाके। तो वही है आपकी कि ये कोऑर्डिनेट क्लाउज, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे यहां पर, मेन क्लाउज। को से ही वही आ रहा है, को वर्कर, ठीक है। तो वही है आपका, ये सहायक होता है, इसीलिए इसे हम बोल देंगे कि ये आपके, जहां पर भी आपको कोऑर्डिनेट क्लाउज दिखे तो उसे आप क्या मानकर चलेंगे, मेन क्लाउज। ठीक है, तो अगर ये नोट लिखना चाहो तो लिख लो। कोऑर्डिनेट क्लाउज वर्क एज अ मेन क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज कैसे वर्क करती है, एक मेन क्लाउज की तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके हम एग्जांपल। कि कैसे आप पहचानोगे कि आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई स्टार्टेड ऑन टाइम बट, वो क्या कह रहा है, आई स्टार्टेड ऑन टाइम बट आई अराइव्ड लेट। एक तो ये एग्जांपल हो गया। इसमें देखते हैं, आई स्टार्टेड ऑन टाइम, वो कह रहा है मैं टाइम पर चला था लेकिन कैसे पहुंचा, लेट पहुंचा भाई। चला तो टाइम पर था लेकिन पहुंचा कैसे, लेट। देख लेते हैं क्या इसने कंपाउंड सेंटेंस की कंडीशंस को फॉलो किया है। अगर कंपाउंड सेंटेंस की कंडीशंस को फॉलो किया है अगर इसने, तो इसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोल सकते हैं भाई। देख लेते हैं, आई स्टार्टेड ऑन टाइम। आपको पता है जब मैंने आपको प्रिंसिपल मेन क्लाउज पढ़ाई थी तो उसको आपने बताया था कि प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कभी भी आपका कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। क्या इससे पहले कोई कंजंक्शन है, नहीं है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज। मेन क्लाउज। उसके बाद ये देखो आपकी, आई अराइव्ड लेट। मैंने जब आपको कोऑर्डिनेट क्लाउज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा आपकी किससे जुड़ी होती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हमने आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं आपके, फैन वॉइस। फैन वॉइस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फैन वॉइस यही थे आपके फैन वॉइस। अब इनका मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। अगर ये कंजंक्शन किसी क्लाउज से पहले आए हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज। और जस्ट अभी हम सीख चुके हैं नोट में, क्या सीख चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्लाउज भी आपकी वर्क करती है आपकी प्रिंसिपल क्लाउज की तरह। तो ये आपकी बट की, आप देखो बट इसमें है या नहीं है, ये है बिल्कुल, तो इसे आप क्या बोल दोगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज, जब ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गई तो इसे आप, ये कैसे वर्क करती है, मेन क्लाउज की तरीके से वर्क करती है। तो वो कह रहा है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, कम से कम टू इंडिपेंडेंट क्लाउज होनी चाहिए, बिल्कुल कंडीशंस फॉलो हुई है। इसीलिए ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। ये क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। The sun
द सन वाज शाइनिंग एंड एवरीवन वाज हैप्पी। क्या कह रहा है? सूरज उग रहा था और सब क्या थे? प्रसन्न। सूरज उग रहा था और सब कैसे थे? प्रसन्न थे। क्लियर? देख लेते हैं भाई। द सन वाज शाइनिंग, चमक रहा था भाई, सूरज चमक रहा था, उग नहीं रहा था, चमक रहा था, शाइनिंग। ठीक है, और सब कैसे हो रहे थे? खुश हो रहे थे। देख लेते हैं भाई। द सन वाज शाइनिंग। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं आता। क्या इससे पहले कोई कंजंक्शन है? नहीं है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? मैन क्लाउज। क्लियर? एवरीवन वाज हैप्पी। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपको देखो एंड, ये क्या, ये फैन वॉइस का पार्ट है, एंड ये रखा है आपका। क्लियर? तो ये आपको क्या हो, इससे क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज बोल दोगे। कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज आपका वर्क करता है एज अ मैन क्लाउज। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज होनी चाहिए। तो अगर आप कहीं सी सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं तो उसे आप क्या बोल दोगे? कंपाउंड सेंटेंस बोल दोगे। क्लियर? और देख लेते हैं। God made the country and God made the country and man made the town। भगवान ने किसे बनाया? देश को बनाया। और मैन, आदमियों ने किसे बनाया? टाउन को। व्यक्तियों ने किसे बनाया भाई? कस्बे को बनाया है। क्लियर? देख लेते हैं। गॉड मेड द कंट्री, इससे पहले जब कोई कंजंक्शंस नहीं है तो क्या बोलने हैं इसे? मैन क्लाउज। एंड लगा है, फैन वॉइस का पार्ट है, तो इसे आप क्या बोल दोगे? कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो कम से कम इसमें भी आपकी 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गई हैं। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया? कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल हो गया ये। अब देखते हैं हम, थर्ड हमारा कौन सा बचा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बचा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से हैं देखते हैं आप। सिंपल सेंटेंस तो बहुत ही सिंपल था, कंपाउंड भी सिंपल था भाई, और ये भी सिंपल ही होने वाला है। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है कि अगर एक सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउज, कम से कम एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउज मिल जाए और कम से कम एक मेन क्लाउज मिल जाए। ध्यान देना, क्या कह रहा है कि एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा आपकी क्या होनी चाहिए? डिपेंडेंट क्लाउज। एक तो होए, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो तब भी कोई फर्क नहीं है, और कम से कम एटलीस्ट 1 आपकी कितनी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब मेन क्लाउज होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस है तो आप क्या बोल दोगे उसे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, a sentence which a sentence
विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउड्स। डिपेंडेंट समझ में आ रहा है? वन और मोर, एक तो होने चाहिए या एक से अधिक आपकी क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट क्लाउड होनी चाहिए। एंड एट लीस्ट वन मैन क्लाउड्स। और क्या कह रहा है, अ सेंटेंस विद वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज। एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा आपकी डिपेंडेंट क्लाउज, और एटलीस्ट कम से कम वन मैन क्लाउज, एक आपकी मैन क्लाउज होना चाहिए, ये जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम। देख लेते हैं इसका एग्जांपल। I think that he destroyed the letter which you sent there। देख लेते हैं इसे, क्या कह रहा है, आई थिंक दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर। मैं सोचता हूं, मुझे पता है, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ भी, कि डिस्ट्रॉयड द लेटर विच यू सेंड देयर। उसने जो तुमने सेंड, जो आपका लेटर जो तुमने सेंड किया है, उसे दिया है, उसने क्या कर दिया, उसे खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय। देख लेते हैं भाई इसमें, विच फैन वॉइस तो है नहीं आपका, ये फैन वॉइस नहीं है तो कौन सा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज, और सबऑर्डिनेट क्लाउज आपकी क्या कहलाती है, डिपेंडेंट क्लाउज कहलाती है। तो ये तो एक क्लाउज आपको मिली यहां से, सब डिपेंडेंट क्लाउज यहां से, क्लियर। उसके बाद ये देखो, दैट से जुड़ा हुआ है, दैट, ये भी फैन वॉइस का पार्ट नहीं है। जब ये फैन वॉइस का पार्ट नहीं है तो ये भी आपकी डिपेंडेंट क्लाउज। फिर ये क्या बचा आपका, क्लाउज है भाई, बिल्कुल है। आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लाउज है, इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो इसे क्या बोल देंगे, मैन क्लाउज। क्या बोलेंगे इसे, मैन क्लाउज, क्लियर। तो क्या कह रहा था, वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउज हैं, बिल्कुल हैं, और कम से कम एक एटलीस्ट आपकी एक मेन क्लाउज भी है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ये आपका कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। He replied that he worked whenever he liked. देख लेते हैं इसे भाई, whenever एक जुड़ गया, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक कंजंक्शन ये जुड़ गया, सब्जेक्ट वर्ब ये कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब, तीन क्लाउज दिख चुकी हैं आपको। बोलो भाई, इससे पहले जब कोई कंजंक्शन नहीं है तो इसे क्या बोल दें, मेन क्लाउज। दैट्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लाउज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लाउज। है कितना सिंपल, डिपेंडेंट क्लाउज, क्लियर। एक आपकी कम से कम आपकी मेन क्लाउज हो गई, दो डिपेंडेंट क्लाउज हो गई हैं।
तो ये भी आपका एग्जांपल किसका हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। क्लियर? ठीक है, तो आज मैंने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में मैंने सीखा क्या कि इसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपकी वर्ब होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका प्रेडिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने सीखा कंपाउंड सेंटेंस किसे कहोगे आप, तो हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस, अ सेंटेंस विच कंपोज्ड एट लीस्ट कितने, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज, कम से कम 2, 2 आपकी इंडिपेंडेंट क्लाउज होनी चाहिए इसमें। अगर किसी सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं तो उसे आप क्या कहोगे, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और इसमें हमने एक चीज और सीखी क्या, कि आपकी जो कोऑर्डिनेट क्लाउज है वो भी वर्क करती है एज अ मेन क्लाउज। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो ये क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका ये बताता है, क्या बताता है कि किसी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, एक मेन क्लाउज, कम से कम में एक मेन क्लाउज होनी चाहिए किसी सेंटेंस में, और दो, और क्या कह रहा है, वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज, एक या एक से ज्यादा आपकी डिपेंडेंट क्लाउज हो और कम से कम एक आपकी मेन क्लाउज हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तीनों को पढ़ लिया हमने 1 बाय 1। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।